नमस्कार, मैं वशिष्ठ स्पिरिटिंग एजुकेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। सरकार ने 2020 में 3 नए कृषि कानून लेके आए हैं। सबके बीच में एमएसपी शब्द का चर्चा बड़े जोरों से है। सरकार का कहना है कि एमएसपी जारी रहेगा। किसान को संदेह है कि नए कानून से उसका एमएसपी समाप्त हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे इस वीडियो में कि ये एमएसपी होता क्या है, एमएसपी कहते किसे हैं और इसका क्या असर किसानों पर पड़ता है। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है कि किसान जो फसल उगाते हैं उसका सरकार निर्धारित करती है कि कम से कम ये जो एमएसपी का लेवल है उससे कम किसान को नहीं मिलना चाहिए। अगर किसान को कहीं भी इससे कम मूल्य पर फसल बेचना पड़ रहा है तो वो सरकार के पास आवे और एमएसपी पर अपने फसल को बेचे। सबसे पहले एमएसपी शुरू कब हुआ? तो 1965 में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये नारा उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ था, आज भी उसी रूप में पॉपुलर है। जय जवान जय किसान नारों के जनक स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में इजाद हुआ था। और उसी वक्त 1965 में किसानों को सही मूल्य प्राप्त करने के लिए, फसल का जो सही मूल्य मिले उसे लागू करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। और उस सिस्टम में ये देखा गया था कि किसान को कितना कम से कम वाजिब दाम दिया जाए जिससे उसे नुकसान न हो। ये जो सिस्टम आया वो एमएसपी के रूप में आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में आया। इसमें जो सबसे पहले जिस फसल को शामिल किया गया था वो था गेहूं। और वित्तीय वर्ष 1966-67 में सबसे पहले जो एमएसपी लागू किया गया वो गेहूं पर लागू किया गया था। उस वक्त उस साल एक ही फसल को इसमें शामिल किया गया। ये एमएसपी निर्धारित कौन करता है? तो कृषि मंत्रालय के अंदर में मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग करके एक संस्था बनाया गया जो कृषि मंत्रालय को अपना रिकमेंडेशन देता है कि एमएसपी क्या होना चाहिए। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दिया गया, मूल्य के साथ लागत जोड़ दिया गया। तो क्या हो गया? कृषि मूल्य लागत आयोग हुआ कृषि मंत्रालय के अंतर्गत में। और यही हर साल जो फसल का बुआई सिस्टम होता है, बुआई का जो समय होता है उससे पहले ये निर्धारित करता है एमएसपी और सरकार को अपना रिकमेंडेशन भेजता है। उसी आधार पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है और उस पर खरीदारी भी करती है। तो पहले क्या था कि सिर्फ मूल्य का निर्धारण होता था। बाद में जब से ये कृषि मूल्य लागत भी जोड़ दिया गया तब इसकी गणना का जो स्वरूप था उसमें बदलाव आ गया। जब लागत जोड़ दिया गया तब वहां लागत कहां से शुरू होता है? बुआई से लेकर के, जुताई से लेकर के हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग तक का जो किसानों का खर्च होता है किसी भी फसल पर, उस सब को की गणना करके, एकत्र करके और सबको ध्यान में रख के ही एमएसपी का निर्धारण होता है। पहले सिर्फ मूल्य को लिया जाता था, बाद में लागत भी उसमें जोड़ दिया गया और वो A to Z, वेरी बिगिनिंग टू
मार्केटिंग तक का जो खर्च है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसके लागत को निर्धारित करके लागत आयोग कृषि मंत्रालय सरकार के पास भेजती है और सरकार इस पर एमएसपी निर्धारित करता है। अब पहले 1966-67 में एक फसल पर लागू किया गया था, गेहूं, लेकिन आज 23 फसलों पर ये लागू है और 23 फसलों में हर तरह के फसल हैं, रबी है, खरीफ है, वाणिज्यिक है, लेकिन जो मोटे तौर पर हैं वो अनाज के रूप में अगर जो है अनाज का जो फसल होता है उस फसल में 6 फसल है। गेहूं सबसे इम्पोर्टेंट है, धान है, जौ है, जवार है, मक्का है और रागी है। तो अनाज के श्रेणी में जो फसल है वो ये फसल है गेहूं, धान, जौ, जवार, रागी और मक्का। उसके बाद दूसरा स्वरूप होता है फसलों का दलहन, फिर तिलहन। तो दलहन के रूप में जो चिन्हित किए गए हैं, जिस पर एमएसपी दिए जाते हैं, वो क्या है इम्पोर्टेंट रूप में? अरहर है, चना है, उड़द है, मूंग है और मसूर है। ये 5 दलहन फसलें हैं, अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर, जो एमएसपी के अंदर में आता है। इसके बाद है तिलहन। तिलहन में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरी, सूरजमुखी, केसर बीज और तिल। तो तिलहन का जो श्रेणी है उसमें सरसों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसों है, तोरी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, केसर बीज है, तिल है। तो ये सारी फसलें एमएसपी के अंदर में निर्धारित है और सरकार बुआई से पहले इसके एमएसपी की घोषणा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एमएसपी सरकार के फसल में जो लागत होता है, जो खर्च होता है, उसके लिए निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा कि कितना लागत है फसल का और कितना इसका कीमत होना चाहिए। अगर एमएसपी निर्धारित नहीं हो तो किसान को जो लागत मूल्य है वो कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। इसलिए सरकार ने इसका प्रावधान किया था कि भाई एमएसपी पर फसल खरीदा जाए ताकि किसानों को किसी तरह का हानि नहीं हो। अभी जो आंदोलन चल रहा है, एमएसपी का जो मुद्दा है उसमें किसान को ये संदेह होता है कि ये इसका समाप्त हो जाएगा, एमएसपी रहेगा नहीं, कम लागत पर अधिक लागत और कम मूल्य वाली बात हो जाएगी। सरकार कहती है कि नहीं, एमएसपी जारी है, जारी रहेगा, किसानों को संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एमएसपी क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, अभी कितनी फसलें हैं, कैसे इसका निर्धारण होता है और अगर एमएसपी खत्म हो जाए, एमएसपी किसानों को नहीं मिले तो उसे कितना नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट के बारे में हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।